हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि अगर मेरे पास पॉइंट चार्जेस हैं तो पॉइंट चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ पॉइंट चार्जेस के लिए तो ठीक है, बट अगर हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस है, मतलब इनफाइनाइट वायर है, रॉड है, डिस्क है, अगर आपको ऐसी बॉडीज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो द मैथमेटिकल प्रोसेस बिकम्स डिफिकल्ट because you have to divide the whole charge distribution into number of small parts. पहले आप एक स्मॉल पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, फिर इंटीग्रेट करोगे एंड देन यू सॉल्व इट। इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए देयर केम अनदर लॉ, गॉस लॉ। गॉस लॉ uses the symmetry of the problem to find the electric field intensity due to charge distributions. लाइक मेरे को कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के इनसाइड किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, या एक्सटर्नल पॉइंट पे निकालना है। You have infinite plane, infinite wire, so you can find electric field intensity much easily using this Gauss law. तो गॉस लॉ से पहले हमारा एक कंसेप्ट आता है विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लेते हैं, इट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स passing through a given area. Flux basically means flow of anything. तो when we say electric flux, we say that कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किसी एरिया में से पास कर रही है, दैट इज द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट एरिया। अब उसको सॉल्व कैसे करते हैं? हम लेते हैं कि कितनी फील्ड लाइंस, पहले अगर मेरे पास एक आइसोलेटेड चार्ज है, हाउ मेनी फील्ड लाइंस आई हैव टू ड्रॉ, दैट डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। लार्जर द चार्ज, larger will be the number of field lines you will draw. And अगर positive charge है तो we draw the field lines moving outwards, radially outwards, और अगर negative charge है तो we draw the field lines which are radially inwards. पहले हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन कर लें। This is the number of field lines passing through a given area. So if you have an isolated positive charge, the field lines will be radially outwards. Like मैंने अगर ऐसे ड्रॉ किया, so this is for isolated positive charge. Isolated positive charge लिया, और उसकी field lines ड्रॉ की। Now if you see this carefully, for a charge Q placed at center, हमने जो field lines ड्रॉ की हैं, they are radially outwards. अगर मैं दो स्फीयर ड्रॉ करता हूं, एक मैंने स्फीयर ड्रॉ किया ऑफ रेडियस r, और एक मैंने स्फीयर ड्रॉ किया ऑफ रेडियस 2r। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस तो सेम है, जो छोटे स्फीयर में से पास कर रही है वो बड़े स्फीयर में से भी पास कर रही है। मतलब अगर मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है, उसके आसपास मैं कोई भी क्लोज्ड सरफेस बनाता हूं, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दैट सरफेस विल बी सेम। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ दैट क्लोज्ड सरफेस, क्योंकि जो भी पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगे दे विल पास थ्रू। स्मॉलर स्फीयर में से भी उतनी पास कर रही है, लार्जर में से भी उतनी पास कर रही है। बट इफ यू सी द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया for smaller sphere, number of field lines per unit area are n upon 4 pi r square, and for larger sphere of radius 2r,
टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस n सेम है, बट द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया बिकम्स n by 4. अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की भी बात करते हैं इसी रीजन में, at a distance r electric field is kq by r square, and at a distance 2r it's kq by. So रिजल्ट क्या सिग्निफाई कर रहा है कि अगर आप डिस्टेंस को डबल करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 1/4 हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 हो जाएगा, and the number of field lines per unit area also becomes 1/4. So we can conclude that number of field lines per unit area is the measure of electric field intensity. अब ये अगर मैंने चार्ज क्यू लिया तो मैंने फील्ड लाइंस ड्रॉ की से इसमें जैसे शो किया हुआ है कि 8 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ की. अगर मैं चार्ज को डबल कर दूंगा तो आप नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को भी डबल कर दोगे. कि अगर मैं 2q के लिए बनाऊं तो दिस विल बी द डायग्राम. कि मैंने अगर डबल चार्ज लिया तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को भी डबल कर दिया. इधर अगर मैं एम लाइंस ड्रॉ कर रहा था, चार्ज डबल किया तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी मैंने डबल कर दी. और इन सब में एरो आउटवर्ड्स है, मतलब दोनों केसेस में जो चार्ज है दैट इज पॉजिटिव, यहाँ पे प्लस 2q है. अगर मैं एक थर्ड डायग्राम दूं आपको, अब इस डायग्राम में देखो एरो इनवर्स है और नंबर ऑफ फील्ड लाइंस मैंने n/2 बनाई है. इधर आउटवर्ड फील्ड था और 2n लाइन थी. इधर इनवर्ट फील्ड है और लाइंस n/2 है. तो अगर मैं नंबर ऑफ लाइंस को 1/4 कर रहा हूं मतलब चार्ज भी 1/4 हो जाएगा. इधर अगर 2q है, इट विल बी 1/4 q/2, और जो कि इनवर्स है तो इट विल बी नेगेटिव. सो आपने कितनी फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है, किस डायरेक्शन में ड्रॉ करनी है, दैट डिपेंड्स ऑन द कि आपका चार्ज कौन सा है. पॉजिटिव चार्ज है तो यू विल ड्रॉ इट आउटवर्ड्स, नेगेटिव चार्ज है तो यू विल ड्रॉ इट इनवर्ड्स. सो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हमेशा इस पे डिपेंड करेंगी. देन यू हैव द नेक्स्ट टॉपिक कि अगर हम फ्लक्स की बात करें, फ्लक्स क्या होता है. वी से इट्स द फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस. अगर हम एक सरफेस लेते हैं तो एरिया जो हम लेते हैं दैट्स अ वेक्टर क्वांटिटी. एरिया को हम वेक्टर मानते हैं and its direction is always perpendicular to the area. Perpendicular to the area means अगर मैं से इसको लेता हूं से रेक्टेंगुलर, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज द एरिया, बट जो एरिया वेक्टर होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द एरिया. अगर मैं ऐसे कर दूंगा तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर आ जाएगी. सो एरिया वेक्टर इज ऑलवेज टेकन एज परपेंडिकुलर टू द एरिया. अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है जो किसी डायरेक्शन में हमने एक एरिया वेक्टर कंसिडर किया, and जो electric field that is pointing in some direction which is not parallel to the plane, the electric field makes some angle, like in this case. इस डायग्राम को ध्यान से देखो. जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, direction of electric field. It is neither parallel to the plane nor perpendicular to the plane. बट इसके दो कंपोनेंट्स बन रहे हैं. इसका एक कंपोनेंट है एक्स डायरेक्शन में एक्स और एक वाई डायरेक्शन में ई वाई.
area vector is perpendicular to the area same as Ex. तो हम इसको कहते हैं जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो एक्स कंपोनेंट है दे आर पासिंग थ्रू द प्लेन but जो EY है that's parallel to the plane they are skimming the surface they are not passing through the plane इसके कारण कोई फ्लक्स नहीं होगा बिकॉज ये जो फील्ड लाइंस है सरफेस के पैरेलल है जो सरफेस में से पास नहीं की उसके पैरेलल क्रॉस कर दी whereas ये जो EX है these lines are passing perpendicular to the plane so they are passing through the plane so flux जो होगा that will only be due to the EX component अब हमने कहा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया इज फ्लक्स ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड अब फ्लक्स होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स passing through given area number of lines of force can be written as इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट विच आर पासिंग थ्रू द प्लेन सो दैट मींस यू कैन से इट्स Ex इनटू A और E cos theta into A because अगर ये एंगल थीटा है तो दिस कंपोनेंट इज E cos theta अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है which is changing in magnitude and direction along the surface so then you divide the area into number of small parts पहले हम small part के लिए flux को लिख लेंगे for small part you can say that for any small area you can say fluxes if is the symbol for flux because E cos theta is E dot A so अगर small area के लिए लिखोगे electric field variable है we say it's E dot dA total flux लिखना है तो you can say it's integration of EDA normally हम लेते हैं because it's the measure of number of electric lines of force passing through the given area अगर हम closed surface लेते हैं for closed surface flux can be of three kinds you can say positive flux negative flux and zero flux for closed surface we say flux is positive if field lines moving out of the closed surface out of closed surface are more than field lines entering it मतलब अगर नेट फ्लो आउटवर्ड्स है बाहर ज्यादा निकल रही है अंदर कम एंटर कर रही है negative flux is if the field lines are entering inwards or more the field lines entering the closed surface are more are more than
दोज लीविंग द क्लोज सर्फेस। और अगर इक्वल है, जितनी फील्ड लाइंस एंटर की उतनी लीव भी की, if the field lines entering and leaving are same, then it's a zero flux. इसको हम आगे जाके एक और वे में भी इंटरप्रेट कर लेंगे। वी से दैट अगर क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज पॉजिटिव है तो फ्लक्स पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव फ्लक्स का मतलब है कि आपने जो क्लोज सरफेस लिया, चार्ज इनसाइड इट इज पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज इनसाइड क्लोज सरफेस। इस केस में हम कहते हैं नेगेटिव चार्ज इनसाइड क्लोज सरफेस। और इसमें जीरो चार्ज। सो अगर आपको फ्लक्स कैलकुलेट करना है, आप यहाँ तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कैलकुलेट कर लो, या आपको कई बार ये होगा कि गॉस लॉ बेसिकली दो चीजें कर सकता है। यहाँ तो आपको चार्जेस दिए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिया और चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस कैलकुलेट करना। अब इस फॉर्मूले में एक और वे में भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, बिकॉज ई डॉट डी है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा तो फ्लक्स विल बी नेगेटिव, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एक्यूट एंगल बनेगा तो फ्लक्स पॉजिटिव, और अगर 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो फ्लक्स विल बी जीरो। सो फ्लक्स पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है, दैट डिपेंड्स ऑन एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। हम इसको न्यूमेरिकल्स किस तरह के आ सकते हैं, सिंपल से शुरू करते हैं। यू कैन हैव हमें ऐसे दिए, we have a Gaussian surface in the form of cylinder। हमें बताना है इसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। Gaussian surface is in the form of closed cylinder of radius r. It lies in uniform electric field। एक तो सिंपल मेथड है, बिकॉज वी से इट्स द नेट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस। अगर मैं सिलेंडर बनाता हूं, and it's placed in uniform electric field। Uniform electric field means field lines are straight, parallel and equidistant। Straight, parallel and equidistant मतलब इसकी जो field lines बनेंगी, they will be of this form। इसे फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर इज जीरो। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब भी कोई बॉडी प्लेस होगी, वट एवर बी इट्स शेप, फ्लक्स विल ऑलवेज कम आउट टू बी जीरो, बिकॉज जो भी फील्ड लाइंस एक साइड से एंटर करेंगे दे विल एग्जिट फ्रॉम द अदर साइड। सो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटरिंग एंड लीविंग द क्लोज्ड सरफेस आर सेम। दैट्स अ कंसेप्ट, की कंसेप्ट के हिसाब से अगर हम देखें, बट अगर आप मैथमेटिकली देखोगे तो एरिया वेक्टर की हम डायरेक्शन लेते हैं हमेशा परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। अगर ये एरिया कंसिडर करें तो जो इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में, ये एरिया वेक्टर है इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन। इधर ई और ए में एंगल जो बन रहा है दैट इज 180, और फ्लक्स जो आएगा दैट वुड बी माइनस ई है, बिकॉज थ्रू आउट द एरिया ई कांस्टेंट है। इधर ई और ए में एंगल जीरो बन रहा है तो फ्लक्स इज ई है। और जो कर्व्ड सरफेस है सिलेंडर का,
इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में जो एंगल बन रहा है, बिकॉज ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एंड दिस इज एरिया वेक्टर, so we say for curved surface electric field and area vector they are perpendicular. So इसके लिए फ्लक्स माइनस ही है, ये प्लस ही है, और जो कर्व्ड सरफेस है इसके लिए फ्लक्स जीरो, बिकॉज ई एंड डी आर परपेंडिकुलर. So electric field lines are not passing through the curved surface, they are skimming, they are moving parallel to the curved surface. So no flux will be there for the curved surface and flux will be zero. So दोनों मेथड से देख सकते हो. यहाँ तो आप कह सकते हो जितनी फील्ड लाइंस एंटर की उतनी लीव भी की, और यू कैन से कि एक सरफेस का फ्लक्स ये है, एक का माइनस ही है और एक का जीरो है, तो नेट फ्लक्स विल बी, यू कैन से फ्लक्स थ्रू टॉप सरफेस, flux through bottom surface plus flux through curved surface. So for top surface we say it's A, for bottom surface it's minus A, for curved surface it's, the net flux through the surface will be zero. So ये तो सिंपल न्यूमेरिकल है, बट आप याद रख सकते हो whenever a body whenever a body is placed in uniform electric field, flux through it is zero. That's the case if it's a uniform electric field. But electric field non-uniform भी हो सकता है, which can vary with position. कि position के साथ electric field जो है वो vary कर रहा है. Like you can have another example. हमें electric field ऐसे दिया 3x I cap plus 4x j cap, and the closed surface is the cube. हमें बताना है इसमें से फ्लक्स कितना पास कर रहे हैं. The electric field is given as 3x I cap minus 4j cap. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एक्स डायरेक्शन में बढ़ रहा है और वाई डायरेक्शन में इट्स कांस्टेंट, कि ये जो वैल्यू है तो फिक्स्ड है, और एक्स डायरेक्शन में वेरी कर रही है. हमें क्यूब के लिए कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, दिस पॉइंट रिप्रेजेंट एक्स इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, वैसे E इज इक्वल्स टू x1 है, तो say for first surface, from first surface लेते हैं 3i cap plus 4j cap, और सेकंड के लिए सेकंड सरफेस, मतलब इसको अगर हमने सेकंड सरफेस, इसके लिए x की वैल्यू है 3, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज 3x plus 4j, मतलब 9i plus 4j. अगर हम अलग अलग सरफेस लें अब, so consider this diagram. इस सरफेस के लिए जो मैंने एरो मार्क किया,
इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है 3 i कैप प्लस 4 j कैप और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है -i कैप। क्यूब की साइड दी है 2, हर साइड का जो एरिया है एरिया ऑफ ईच साइड इज 4 मीटर स्क्वायर। इसके लिए फ्लक्स निकालना है तो नेगेटिव फ्लक्स, बिकॉज वी से दैट फॉर फर्स्ट सरफेस E dot A। So flux becomes -12। इस सरफेस के लिए निकालोगे तो इट वुड बी फॉर सेकेंड सरफेस Z is equals to, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है 9i कैप प्लस 4j कैप, एरिया वेक्टर इज 4i कैप। सो जो भी एरिया लेना है उसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ले लो। टॉप सरफेस लेंगे तो दिस एरिया विल बी j कैप, दिस इज -j कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लेंगे तो इधर अगर मैं मार्क करूं इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, x कंपोनेंट इज स्किमिंग, x कंपोनेंट पैरेलल जा रहा है, फ्लक्स सिर्फ y कंपोनेंट के कारण होगा और y कंपोनेंट कितना है 4, एरिया भी 4, तो इसके लिए फ्लक्स 16, इसके लिए फ्लक्स बिकॉज इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इसके लिए -16। So this way you can find the flux through different surfaces. So next time करते हैं, इतना पढ़ के देखना पहले।